हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें अपन क्वेश्चंस जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे एक बार फटाफट से आपके साथ आंसर शेयर कर देता हूँ, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, गुड लाइफ वाला। ये उसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें आपका आंसर आया होगा अपने को परचेज करना चाहिए, डिसीजन जो है आपका परचेजिंग का रहा होगा। इसमें कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गुड लाइफ इन 5 आवर्स आ रहा है 20, और अपने मैन्युफैक्चरिंग से सेविंग्स आता है सिर्फ 18। तो अपन डिसाइड करते हैं कि अपन कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, गुड लाइफ को मैन्युफैक्चर करेंगे और कंपोनेंट को परचेज कर लेंगे। आई होप आपका यही आया होगा। इनकेस अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया है, इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो है अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन। अगर आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं किया था, तो आप ईओक्यू वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। अपना ईओक्यू का फॉर्मूला होता है √2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट लेना बहुत ज़रूरी है। आप कैरिंग कॉस्ट मत ले लीजिएगा, उसको पर यूनिट लेना है। ओके, सो अपना ईओक्यू 2000 क्वांटिटी दिया हुआ है, और 2000 को मैंने स्क्वायर कर लिया यहाँ पर, इसलिए आया 40 लैक्स। 40 लैक्स इज इक्वल्स टू इंटू 20,000 इंटू बी अपॉन 0.25। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ 25 आता है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट मैं उस हिसाब से निकालता हूँ। कैसे? 20,000 क्वांटिटी मेरा डिमांड है, 2000 का मैं एक ऑर्डर रिसीव करता हूँ, और मुझे ऑर्डर को प्लेस करने में लगता है 25 रुपीज़। ओके, तो 250 आ जाता है मेरा। उसके बाद का कैलकुलेशन सिंपल है। होल्डिंग कॉस्ट में आपको याद रखना है कि अपना 400 जो है वो मिनिमम स्टॉक लेवल है, यानी कि अपन उतना हमेशा मेंटेन करके रखेंगे ही, तो उसके ऊपर तो अपना होल्डिंग कॉस्ट लगने ही वाला है। उसको एवरेज करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 400 तो हमेशा रहने वाला है। ओके, एवरेज करने की जरूरत है। बाकी के 2000 को 2000 जो है अपन इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो 2000 से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया, वापस से 2000 रिसीव होगा, उसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ओवरऑल एवरेज 2000 का चलेगा। ओके, सो 2000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप, प्लस 400 इसमें करना आप मत भूलिएगा, वो मिनिमम स्टॉक लेवल है, उसको अपन हमेशा मेंटेन करेंगे। सो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपके होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से, 0.25 दिया हुआ है, और आपका आ जाएगा होल्डिंग कॉस्ट। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए थी। परचेजिंग कॉस्ट भी निकल जाएगा, और अपना रिकमेंडेशन इस हिसाब से आएगा मैन्युफैक्चरिंग। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया है तो, या फिर अगर आपसे कुछ गलती हुई हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लीजिएगा। ओके, तो अपन चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसका आपका आंसर है पहला वाला ऑप्शन, जिसमें आप 0.75 पर यूनिट पे कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, और फिक्स कॉस्ट आपको लगेगी यहाँ पर 5000 से। ओके, आपको क्या करना है, अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट दी है उससे मल्टीप्लाई करके इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करना होगा, क्योंकि आपको ये लाइन यहाँ पर याद रखना है। सो आपको यहाँ पर ये लाइन को बिल्कुल ध्यान देना होगा, तभी आपका ये आंसर सही बैठेगा। ये लाइन जो लिखी हुई है, विदाउट इनकरिंग एनी फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि जब आप परचेज करते हो आपको कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करने की जरूरत नहीं है, यानी कि पूरी की पूरी फिक्स्ड कॉस्ट अवॉइडेबल है, और अवॉइडेबल अपने लिए रेलेवेंट हो जाती है। इसको दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे ए और बी और सी और ए और सी के बीच में। ओके, अपने पास 3 ऑप्शन है, तो तीनों के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट निकलेगा, और फिर अपन उसको एक लाइन पे प्लॉट करेंगे विद यूनिट्स, तो अपना डिसीजन अभी भी सेम ही आएगा। वो 0.75 पर यूनिट पे अपन मैन्युफैक्चर करेंगे, प्लस 5000 रुपीज अपना यहाँ पर लगेगा फिक्स कॉस्ट। ओके, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। आई होप आपने इसको सही किया होगा, और आप इसको फटाफट से यहाँ पर साइड में लिख लीजिए। आपका ऑप्शन 1 जो है वो आंसर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, सेल और फर्दर प्रोसेस। सेल और फर्दर प्रोसेस के अंदर मैंने 2 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, उसके बाद एक आईसीआई का क्वेश्चन है, और फिर अदर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस में भी 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन जा रहे हैं अदर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस पे, और फिर अपन देखेंगे एक आईसीआई का क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, और जो फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो ऊपर दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 प्रैक्टिस के मैंने आपको दिया है, वो आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, तो आप उसको होमवर्क के लिए नोट कर सकते हैं। अभी अपन चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ अदर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अपन इसको डिस्कस करते हैं, और फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं।
आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी है वो प्रोसेस कर रही है अलग अलग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन रॉ मटेरियल, तो एक रॉ मटेरियल से उसके एक प्रोसेस में एंटर हो रहा है, प्रोसेस ए के अंदर, जहां पर 10% ऑफ इनपुट नॉर्मल लॉस निकलता है और ये प्रोडक्ट दे रहा है अपने को Z और Y इन द रेशियो 3:2। Y को डायरेक्टली सेल कर देते हैं, Z को फर्दर प्रोसेस करते हैं प्रोसेस B के अंदर, जहां पर नॉर्मल लॉस निकलता है 12.5% ऑफ आउटपुट। ओके, यहाँ पर अपने को प्रोडक्ट मिलता है X और W इन द रेशियो 5:3। इस पॉइंट पे X और W के सेल वैल्यूज अपने को दिए हुए हैं 55 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, ये पर केजी दिया हुआ है। X को अपन फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं प्रोसेस C के अंदर, यहाँ पर प्रोसेसिंग कॉस्ट अपना लगेगा 3,95,600 और नॉर्मल वेस्टेज होगा 5% ऑफ इनपुट। ओके, फिर अपन इसको सेल कर सकते हैं 66 रुपीज पर केजी के हिसाब से। W को भी अपन फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं प्रोसेस D के अंदर विथ प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 3,82,500, नॉर्मल वेस्टेज अपना यहाँ पर रहेगा 12.5% ऑफ आउटपुट, और फिर अपन इसको सेल कर सकते हैं 55 रुपीज पर केजी में। नॉर्मल वेस्टेज का कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। प्रोडक्शन पीरियड में सबसे पहले जो रॉ मटेरियल एंटर हुआ था वो 2 लाख केजीज का हुआ था, और अपने को डिसाइड करना है कि X और W को अपन सेल करेंगे या फिर फर्दर प्रोसेस करेंगे। ओके, तो सीधे चलते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो आप देख सकते हो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अलग अलग अपने को प्रोसेसेस दी हुई होती है सेल और फर्दर के क्वेश्चन के बीच में, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि या तो अपन रफ में एक डायग्राम बना ले कि इसका फ्लो कैसे चल रहा है, या फिर अपन मेंटली एक पिक्चर बना ले कि इसका फ्लो कैसे चल रहा है। इसका जब तक आप पिक्चर डिस्क्राइब नहीं कर लोगे अपने दिमाग में या फिर एक रफ साइड में, तो आपको ये क्वेश्चन करना आसान नहीं होगा। विथ द डायग्राम आपके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना रखा है। प्रोसेस ए है, प्रोसेस ए में रॉ मटेरियल एंटर हुआ 2 लाख केजीज का, नॉर्मल लॉस यहाँ पर अपना 10% ऑफ इनपुट पे निकला, तो ये आया 20,000 केजीज, बचा आपका 1,80,000 केजीज। ये अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं 3:2 रेशियो में Z और Y में, तो ये आया 1,08,000 और 72,000। ओके, ये जो 72,000 है ये अपने को दिया है कि डायरेक्टली सेल आउट होता है। फिर अपन Z को फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं प्रोसेस B में। Z को फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 1,08,000 यूनिट्स अपना एंटर होता है, जिसमें से नॉर्मल लॉस अपना निकलता है 12.5% ऑफ आउटपुट। ओके, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया है 1,08,000 इंटू 12.5 अपॉन 112.5। ओके, तो उसकी वजह से आपका नॉर्मल लॉस निकल जाएगा, ये आया आपका 12,000। ओके, इसको आप जब फर्दर डिवाइड करते हो 5:3 रेशियो में X और W में, तो आपका 60,000 आएगा और 36,000 आएगा। इसको आप सेल आउट कर सकते हो 55 और 40 रुपीज रिस्पेक्टिवली पे, बट आप फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हो। फर्दर प्रोसेस के लिए अपने को 2 प्रोसेस दी है, प्रोसेस C और प्रोसेस D। प्रोसेस C में अपन X को फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। X 60,000 क्वांटिटी में एंटर होता है, यहाँ पर नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट है तो 3,000 आता है, बचा आउटपुट 57,000, उसको अपन सेल कर सकते हैं 66 रुपीज में। प्रोसेस D है, उसमें W 36,000 की क्वांटिटी में एंटर होता है, नॉर्मल लॉस इज 12.5% ऑफ आउटपुट, तो यहाँ पर भी इंटू 12.5 अपॉन 112.5, यह आ गया अपना 4,000, बचा आपका आउटपुट 32,000 का। इसको आप सेल कर सकते हो 55 पे। अब आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो चुका है क्योंकि अपन ने डायग्राम बना लिया। आपके पास डिसीजन लेने के लिए क्वेश्चन है कि आपको X और W को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप फर्दर प्रोसेस करते हो तो आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 66 और 55 हो जाता है, इसलिए आपका सेल्स कुछ इस तरह से दिखेगा। बट अगर आप प्रोसेस नहीं करते हो तो आपका सेल्स कुछ इस तरह से दिखता है 33 lakhs एंड 14,40,000। इसमें मैंने सिंपली सिर्फ यूनिट्स को उसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर अपने को सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस करने की वजह से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू दिखाई देता है। इस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को अपन प्रोसेसिंग कॉस्ट के साथ में कंपेयर करेंगे। प्रोसेसिंग कॉस्ट अपने को X को फर्दर प्रोसेस करने में लग रही है 3,95,000, जो कि डेफिनेटली इंक्रीमेंटल रेवेन्यू से कम है, इंक्रीमेंटल बेनिफिट अपने को दिखाई देता है। तो अपन यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं कि वी विल फर्दर प्रोसेस X एंड इन प्रोसेस C। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसेस D के अंदर दिखाई दे रहा है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 3,30,000 का है, बट प्रोसेसिंग कॉस्ट है 3,82,500 का। तो अपना यहाँ पर इंक्रीमेंटल बेनिफिट एक्चुअली नेगेटिव में जा रहा है, तो अपन डिसाइड लेंगे कि यहाँ पर फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं और अपन इसको बिना प्रोसेस के ही, मतलब फर्दर प्रोसेस करने के पहले ही इसको सेल आउट कर देना चाहिए। ओके, यहाँ पर गलती से मैंने प्रोडक्ट लिख दिया है, इसको मैं प्रोसेस कर देता हूँ।
तो यहाँ पर आपका इस तरह से सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन आपका सिर्फ इतना सा पार्ट है, ये जो टेबल है ना, सिर्फ वही आपका सोल्यूशन है। बाकी का जो है वो रफ डायग्राम है। बट ये रफ डायग्राम भी अगर आप बनाते हो अपने सोल्यूशन के साइड में या फिर नीचे नोट देकर, तो वो डेफिनेटली आपके आंसर को इम्प्रूव करता है, यानी कि आपके प्रेजेंटेशन को यहाँ पर इम्प्रूव करता है। ओके, सो आपको डेफिनेटली ये इस तरह से एक पूरा फ्लो डिज़ाइन करना चाहिए, बना लेना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको इस तरह से कैलकुलेशन शो करते हुए अपना सोल्यूशन देना चाहिए। ओके, सो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सर, आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे अपने सोल्यूशन के ऊपर। सॉरी, आपने इसको रीड कर लिया होगा। यहाँ पर बीबी लिमिटेड की बात करिए, जो कि एक केमिकल फैक्ट्री है, वो जॉइंट प्रोडक्ट बना रही है एच, आई और जे। जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनका लग रहा है 9,60,000 रुपीज़ का। सेल्स ये लोग कर सकते हैं 60,000 यूनिट्स ऑफ एच एट ₹5 पर यूनिट, आई के 20,000 यूनिट्स ये लोग सेल कर सकते हैं एट 20 पर यूनिट, एंड जे के 40,000 यूनिट सेल कर सकते हैं एट द रेट 10 पर यूनिट। इनको एडवाइस चाहिए दो ऑप्शंस के बीच में। पहला ऑप्शन है कि ये लोग जॉइंट प्रोसेस के बाद में जे को फर्दर प्रोसेस करके के बना सकते हैं। के 36,000 यूनिट्स बनेंगे। एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगा 1,80,000 रुपीज़ का, और के को अपन सेल कर सकते हैं 18 पर यूनिट के हिसाब से। ऑप्शन 2, जो फैसिलिटीज़ है जिसको अपन यूज़ कर रहे हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ J to K, इसको अपन यूज़ कर सकते हैं टू मेक एडिशनल प्रोडक्ट Z, जिसके 7,000 यूनिट्स बनेंगे। इसमें डिफरेंट रॉ मटेरियल इनपुट लगेगा। Z को अपन एडिशनल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ₹12 पर बना सकते हैं, जिसको अपन सेल कर सकते हैं 30 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। यहाँ पर कंपनी को H का एक यूनिट ऑफर करना पड़ेगा एज अ फ्री गिफ्ट विथ ईच यूनिट ऑफ Z। ओके, तो अपने को कौन सा डिसीजन यहाँ पर लेना चाहिए, दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करना होगा। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। आप देख सकते हो मैंने इस क्वेश्चन के सारे फैक्ट्स मेंशन किए हुए हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है कि जे को अपन फर्दर प्रोसेस करें और उसको बना ले के। ओके, तो अपन के से कितना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं? वी कैन अर्न 36,000 इंटू 18 रुपीज़। 18 रुपीज़ का उसका सेलिंग प्राइस अपने को दिया हुआ है। सो 36,000 इंटू 18 करेंगे 6,48,000 आ जाता है। बट इसके लिए अपने को एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है 1,80,000 की, तो वो अपने को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। और उसके अलावा यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को नोट करना पड़ेगा वो ये है कि जो 9,60,000 का जॉइंट कॉस्ट लगा था वो अपन ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं। यानी कि फर्दर प्रोसेस के जो डिसीजन है उसके लिए ये इररेलेवेंट हो चुका है, ये हिस्टोरिकल हो चुका है, ये संक हो चुका है। ओके, ये संक कॉस्ट है, यानी कि ऑलरेडी इनकर हो चुका है। अब ये अपने डिसीजन को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करेगा। द ओनली थिंग विच कैन अफेक्ट आवर डिसीजन इज कि अपन जे को सेल कर सकते थे 40,000 यूनिट्स के 40,000 यूनिट्स ऑफ जे को अपन सेल कर सकते थे 10 रुपीज़ के हिसाब से। ओके, तो वहाँ पर अपने को मिल जाता 4 लाख रुपीज़, बट अपन वो नहीं लेते हुए जा रहे हैं के पर। और के से अपन कितना डिराइव कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपना जे से जो सेल्स होके अपने को अर्न होता वो बन गया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसके हिसाब से अपना नेट बेनिफिट निकलता है 68,000। ऑप्शन 2 में अपने पास अवेलेबल है Z बनाना। तो Z से अपन कितना मनी डिराइव कर सकते हैं? यहाँ पर अपन रेवेन्यू मैंने लिखा हुआ है, बट ये एक्चुअली कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए अपने को सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना होगा। सो 30 माइनस 12 दैट इज 18, एंड 18 रुपीज़ इंटू 7,000 यूनिट्स अपन करते हैं तो अपना आता है 1,26,000। प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ पर कुछ दिया नहीं है अपने को, फर्दर अपना वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है ऊपर कंट्रीब्यूशन में ही। बट यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगता है अपने को, वो है एच का। अपने को 1 यूनिट देना पड़ रहा है एच का विथ एवरी 1 यूनिट ऑफ जेड। फ्री में दे रहे हैं अपन एच को यहाँ पर। ओके, सो एच से अपन कितना अर्न कर सकते थे? 5 रुपीज़ पर यूनिट, और अपन 7,000 यूनिट्स अगर जेड के देते हैं तो 7,000 एच फ्री में देना पड़ेगा। यानी कि 7,000 इंटू 5 करेंगे 35,000 हो जाता है, और ये 35,000 निकला अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको भी माइनस किया अपन ने रेवेन्यू से, तो नेट बेनिफिट आया अपना 91,000।
ओके, सो आप देख सकते हो ऑप्शन 1 में नेट बेनिफिट इज 68,000, ऑप्शन 2 में नेट बेनिफिट इज 91,000। तो डेफिनेटली अपने को ऑप्शन 2 के साथ जाना चाहिए, यानी कि वी विल नॉट फर्दर प्रोसेस J2K, वी विल इंस्टेड यूज द फैसिलिटीज टू मैन्युफैक्चर Z। ओके, तो ये अपना डिसीजन हो जाता है, इसको आप एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए। सो थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। अपन चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूँ वो है ICAI वाला क्वेश्चन। उसके ऊपर वाले जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो मैंने आपको दिए होमवर्क में। ओके, तो आप उसको होमवर्क में करके लाइएगा, हम लोग कल इसको डिस्कस कर लेंगे। फटाफट से मैं आपके साथ आंसर शेयर कर दूंगा। ICAI वाले क्वेश्चन में इन लोगों ने बोला है कि प्रोसेस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है 3 जॉइंट प्रोडक्ट A, B और C का कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है जब तक उसको फर्दर प्रोसेस अपन ना करें। आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेपरेशन कॉस्ट डिटेल्स अपने को C की दी है। अप टू पॉइंट ऑफ सेपरेशन उसमें मार्जिनल कॉस्ट 30 रुपीज़ का लग रहा है, फिक्स कॉस्ट 20 रुपीज़ का लग रहा है। बट आफ्टर पॉइंट ऑफ सेपरेशन अगर अपने को फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा तो अपना मार्जिनल कॉस्ट लगेगा 15 रुपीज़ का, और फिक्स्ड कॉस्ट भी अपने को यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकर करना पड़ेगा 5 रुपीज़ से। C को अपन सेल कर सकते हैं 37 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो अपन को यहाँ पर डिसाइड करना चाहिए कि उसका कॉस्ट क्या रहेगा। यहाँ पर जो ICAI ने सोल्यूशन दिया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे हैव टेकन एज देयर अजम्पशंस। तो सबसे पहला उनका अजम्पशन पढ़ते हैं यहाँ पर, कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोडक्ट C अप टू पॉइंट ऑफ सेपरेशन इज इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एज प्रोडक्ट C इज अ जॉइंट प्रोडक्ट। तो जो अपन ने डिसीजन यहाँ पर लिया था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, वो सिमिलर अजम्पशन इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है कि वो जॉइंट प्रोडक्ट है। अभी तक जो कॉस्ट इनकर हुआ वो अपन यहाँ पर इररेलेवेंट मान लेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट्स आर द रिजल्ट ऑफ सेम रॉ मटेरियल एंड सेम प्रोसेस ऑपरेशंस। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर पॉइंट ऑफ सेपरेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। तो आफ्टर पॉइंट ऑफ सेपरेशन अपना कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है, अपना 15 रुपीज़ इनकर हो रहा है मार्जिनल, और फिक्स्ड कॉस्ट 5 रुपीज़ से इंक्रीमेंटल इनकर हो रहा है, यानी कि अवॉइडेबल है। अगर अपन फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो 5 रुपीज़ का फिक्स कॉस्ट अपने को इनकर नहीं करना पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ C को फर्दर प्रोसेस करने के लिए ही इनकर किया जा रहा है, इसलिए इसको अपन कंसिडर करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग के कैलकुलेशन में। इसको अपन माइनस करते हैं जब अपने सेलिंग प्राइस से, तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपना निकल के आता है 17 रुपीज़, और अपन यहाँ पर रेकमेंड कर सकते हैं कि C को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। बट इन्होंने जो दूसरी बात कही है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। दूसरी बात में इन्होंने कहा है कि अगर C इज नॉट अ जॉइंट प्रोडक्ट विद सेम कॉस्ट स्ट्रक्चर तो यहाँ पर अपने को नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने मार्जिनल कॉस्ट को कंसिडर किया है 30 रुपीज़ जो कि अप टू पॉइंट ऑफ सेपरेशन है, और आफ्टर पॉइंट ऑफ सेपरेशन के 15 रुपीज़ को कंसिडर किया है। यहाँ पर इन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट जो 5 रुपीज़ का इंक्रीमेंटल था उसको भी यहाँ पर इन्होंने कंप्लीटली हटा दिया है। ओके, तो यहाँ पर 37 माइनस 45 करके इनका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आता है 8 रुपीज़, और बोला है प्रोडक्ट C को प्रोड्यूस करना इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने ये वाली जो पैराग्राफ दिया है वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इन्होंने बोला है एक अलग ही अजम्पशन लेते हुए जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। बोला है कि अगर जॉइंट प्रोडक्ट नहीं होता तो फिर अपन इस तरह से करते हैं, बट अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है जॉइंट प्रोडक्ट है, तो अपना कैलकुलेशन जो है वो यहीं तक रहेगा, और आपको क्या करना है कि यहीं तक अपना आंसर लिखना है। ओके, उसके बाद का जो है वो उनके फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए, और आपको उसको कंसिडर नहीं करना है, आपको यहाँ तक ही कंसिडर करना है प्रोडक्ट C इज रिकमेंडेड, जो उनका डिसीजन लिखा हुआ है वहाँ तक आपको ये आंसर को कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन। सो ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, और वो नोट्स अपन बनाएंगे, यानी कि आप लिखेंगे उसको, और उसके अलावा मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। सो सबसे पहले यहाँ पर अपन कंसिडर कर रहे हैं काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो अपने को देखने को मिलेगी किसी भी एक क्वेश्चन के अंदर, और अपन उसको कैसे उसको यूज़ करेंगे, कैसे अपन वहाँ पर डिसीजन लेंगे कि वो अपने कैलकुलेशन के लिए रेलेवेंट है या फिर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मिनिमम प्राइसिंग डिसीजंस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली स्पेशल ऑर्डर टाइप आते हैं, यानी कि आपको कोई स्पेशल ऑर्डर मिला है तो आप उसमें जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जो लेबर यूज़ कर रहे हो, वो यूज़ करने के बाद आपका मिनिमम प्राइसिंग क्या रहेगा। ओके, यानी कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट कुछ भी ऐड नहीं करना है, मिनिमम प्राइसिंग आप क्या रख सकते हो। ओके, तो इसमें आपके लिए अलग अलग तरह के कॉस्ट जो है उस पर मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आप डिसीजन कैसे लोगे कि वो रेलेवेंट है या नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले चल रहे हैं अपन मटीरियल के ऊपर। मटीरियल अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर मटेरियल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और उसको रेगुलरली यूज़ किया जाता है, तो अगर आप उसको स्पेशल ऑर्डर के लिए यूज़ करोगे तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा विद डिफरेंट मटेरियल फॉर योर रेगुलर ऑपरेशंस। तो यहाँ पर जो आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, यानी कि परचेज अब आप जो करोगे वो जिस कॉस्ट पे करोगे या वो जिस प्राइस के ऊपर आप करोगे, तो वो आपका यहाँ पर एक्चुअली रेलेवेंट कॉस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक मैन्युफैक्चर करना है मशीन जिसमें आपको लग रहा है मटीरियल एक्स ऑफ 2000 रुपीज़, ओके, ये मटेरियल एक्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और इसको बहुत रेगुलरली यूज़ किया जाता है। आपके जो नॉर्मल ऑपरेशंस है उसमें मटेरियल एक्स का रेगुलरली यूज़ होता है। अब अगर आप इस मटेरियल एक्स को यूज़ करते हो आपके इस मशीन को बनाने में, फॉर 2000 रुपीज़ का एक इसका कॉस्ट दिया हुआ है, बुक वैल्यू दिया हुआ है। सो अब आपको यहाँ पर जब इसको यूज़ कर लेते हो इस मशीन को बनाने में, तो वापस से कुछ एक्स खरीदना पड़ेगा बाजार से, और वो आप किस लिए यूज़ करोगे, आपके नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए, नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए। और अब आप समझ लो कि अब आप परचेज कर सकते हो 2500 रुपीज़ में। तो यहाँ पर आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है ना वो रेलेवेंट हो जाता है आपकी मशीनरी के प्राइस को सेट करने में। ओके, यानी कि अपन 2500 को रेलेवेंट मानेंगे और 2000 को रेलेवेंट नहीं मानेंगे। इसके लिए मैंने आपके डिसीजन मेकिंग के लिए ये नोट लिख रखा है। नोट है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज रेलेवेंट, यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द मटेरियल और करंट मार्केट प्राइस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है तो। ओके, यानी कि अगर आप जो मशीन में यूज़ कर रहे थे मटेरियल एक्स वो शॉर्ट सप्लाई का है, तो अब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर अगर बेयर करनी पड़ी, जो आपके नॉर्मल ऑपरेशन है वहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ। ओके, आपने अभी भी मटेरियल एक्स को परचेज किया है 2500 में, बट उतना क्वांटिटी आपको मिला नहीं क्योंकि शॉर्ट सप्लाई में है, और आपको यहाँ पर थोड़ा कंट्रीब्यूशन का लॉस होता है आपके नॉर्मल ऑपरेशंस में से। तो ये जो कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ है इस मशीन को बनाने में वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। तो ये भी तो आप कंसिडर करोगे अपने मशीन की प्राइसिंग सेट करने के लिए। ओके, सो इस तरह से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर अवेलेबल है मटेरियल और रेगुलरली यूज़ में है तो आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेना होगा उसका, यानी कि आपका करंट मार्केट प्राइस और करंट मार्केट प्राइस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे भी सिचुएशन रहता है उसके हिसाब से। उसके बाद अगर ऑलरेडी अवेलेबल है और उसको यूज़ नहीं करते हैं, रेयरली यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर उसका रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो रेलेवेंट हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए। रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है कि अपन उसको अगर अभी बेचने जाएंगे एज स्क्रैप या फिर अपन उसको सब्सटीट्यूट कर दें किसी और प्रोडक्ट के अंदर, तो उसका जो रियलाइजेबल वैल्यू निकलता है वो अपने लिए यहाँ पर रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि अपन लेट से मटीरियल वाई जिसको यूज़ नहीं किया जाता है अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है और उसका बुक वैल्यू अपने को दिया है 1000 रुपीज़। ओके, अब इसको कहीं से भी अपन किसी भी तरह से यूज़ नहीं कर सकते, एक अलग से स्पेशल ऑर्डर आए जिसमें इसका यूज़ दिखता है, तो अपन 1000 लगाएंगे या फिर कुछ और लगाएंगे। अब अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि जो मटीरियल वाई है इसको अपन सेल कर सकते हैं एज स्क्रैप फॉर 1200 रुपीज़। ओके, 1200 रुपीज़, या फिर अपन इसको सेल कर सकते हैं फॉर 800 रुपीज़। तो दोनों ही सिचुएशन में अपना जो यहाँ पर रेलेवेंट कॉस्ट होगा फॉर मशीनरी या फिर फॉर योर प्रोडक्शन ऑफ द स्पेशल ऑर्डर, तो आप कंसिडर करोगे 1200 या फिर 800 जैसा भी आपको दिया रहेगा, क्योंकि ये है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 1000 तो जो बुक वैल्यू है वो तो कहीं से भी रियलाइज़ नहीं होने वाला था, उससे रियलाइज़ कितना होता 800 या फिर 1200 जैसा भी सिचुएशन में दिया है। उसके बाद अगर अपने को स्पेसिफिकली मटेरियल परचेज करना पड़ता है तो डेफिनेटली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है आपके स्पेशल ऑर्डर के लिए, और आपके लिए ये हो जाता है रेलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग। ओके, तो मटेरियल अपना यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद चल रहे हैं लेबर कॉस्ट के ऊपर। लेबर कॉस्ट में ये तो आपके जनरल रूल चलेगा जो आपको एज पर मैन डेज या एज पर यूनिट दिया होगा, तो आपका ये हो गया वेरिएबल। इसमें सिंपल सा एग्जांपल है, आप अपने वर्कर्स को एज पर मैन डे पे करते हो। एक दिन आएगा तो 100 रुपये दूंगा, 2 दिन आएगा तो 200 रुपये दूंगा, ठीक है। मतलब मेरा कमिटेड नहीं है कुछ भी कि आप जितने दिन आओगे उतने दिन के हिसाब से मैं आपको पे कर दूंगा, फिर आप जा सकते हो। ओके, मंथली सैलरी बेसिस पे यहाँ पर कुछ कमिटमेंट हुआ नहीं है। तो इस सिचुएशन में अपना वेरिएबल है वो जितने दिन आएगा उतने दिन का अपन पे करेंगे। तो डेफिनेटली अगर अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए अपन उसको 2 दिन मंगाते हैं, 2 दिन पे वो वर्क करते हैं, तो उसका पैसा उसको देना पड़ेगा ना 200 रुपये। तो ये हो गया अपने लिए वेरिएबल कॉस्ट और इसलिए हो जाता है रेलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग। वहीं पे अगर अपने पास लेबर ऑलरेडी अवेलेबल है, एक्सेसिव अवेलेबिलिटी है लेबर की, और उसको अपन निकाल नहीं सकते, तो अपना उसका कॉस्ट क्या आएगा, तो अपन यहाँ पर उसको न तो निकाल सकते हैं और एक्सेस में अवेलेबल है तो उसका कुछ और यूज़ भी नहीं है कहीं पे, वो खाली बैठा हुआ है, आइडल बैठा हुआ है, उसको निकाल भी नहीं सकते, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, कमिटेड है। तो यहाँ पर अपना डिसीजन मेकिंग के लिए, स्पेशल ऑर्डर की डिसीजन मेकिंग के लिए इसका कॉस्ट क्या रेलेवेंट होगा, निल।
ओके, क्योंकि यहाँ पर कमिटेड कॉस्ट हो गया लेबर का और इसलिए अपने लिए हो जाता है इररेलेवेंट। उसके बाद अगर शॉर्ट सप्लाई है लेबर की तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी अपने पास आ जाएगा, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। उसके अलावा अगर अपने को स्पेसिफिकली एंगेज करना पड़ रहा है अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए तो वो अपना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, तो यहाँ पर जो भी वेजेस पे करेंगे वो हो जाएगा अपना रेलेवेंट। अब अगर अपने को एग्जिस्टिंग वर्कर्स को ट्रांसफर करके स्पेशल ऑर्डर पे लगाना है बट उनको साथ में रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरे वर्कर्स के साथ में, क्योंकि उस जगह को अपन खाली नहीं छोड़ सकते, तो ये जो वर्कर्स से रिप्लेस किया है ना उनको अब जितने वेजेस पे करेंगे वो अपने लिए हो जाता है रेलेवेंट। चाहे ज़्यादा पे किया हो या कम पे किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाएगा अपने लिए रेलेवेंट। ओके, वही 1200-800 वाला केस है, 1200 पे किया होगा तो 1200 रेलेवेंट, 800 पे किया होगा तो 800 रेलेवेंट। ओके, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स अगर अपन ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं तो वो अपना संक कॉस्ट हो चुका है, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो चुका है, वो अपने लिए हो जाता है इररेलेवेंट। बट अगर अपने को स्पेसिफिकली इनकर करना पड़ता है तो वो अपने लिए होता है रेलेवेंट। वहीं पे अगर अपन फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करें तो जनरली अपने को दिया होगा एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स या फिर अपोर्शन फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो वो ऑलरेडी इनकर हो चुका है, उसको अपन सिर्फ अपोर्शन कर रहे हैं तो वो अपने लिए हो जाता है इररेलेवेंट। बट वहीं पे अगर अवॉइडेबल है तो अवॉइडेबल में अपन देख रहे हैं कि अपन अगर नहीं करेंगे ये काम तो वो अपन फिक्स्ड ओवरहेड्स इनकर करेंगे ही नहीं, तो अपने लिए वो हो जाता है अवॉइडेबल या फिर अपने लिए ये डिस्क्रिशनरी भी बोल सकते हो आप इसको, तो डिस्क्रिशन है अपने यहाँ पर। ओके, इसलिए वो हो जाता है रेलेवेंट। उसके बाद अगर अपन ने स्पेसिफिकली इनकर किया है फिक्स्ड ओवरहेड्स को तो वो भी अपने लिए रेलेवेंट हो जाता है। और अगर इस काम को करने से अगर अपना फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्रीज होता है तो वो इंक्रीमेंटल जो है वो अपने लिए हो जाता है रेलेवेंट। उसके बाद चलते हैं डेप्रीसिएशन के ऊपर। तो डेप्रीसिएशन आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट का ओवर द ईयर्स अपोर्शनमेंट है। ओके, इसलिए वो हो जाता है इररेलेवेंट। उसके बाद अगर आपका डिस्पोजल वैल्यू जो है एसेट का वो अगर डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिले इन डिस्पोजल तो वो आपके लिए हो जाता है रेलेवेंट। ओके, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है आपके अदर इंपॉर्टेंट कॉस्ट। बट उसके पहले एक चीज़ छूट गई है, वो है अदर डिपार्टमेंट कॉस्ट। ये अगर अपोर्शन किया हुआ है तो ये इररेलेवेंट है, बट वहीं पे अगर स्पेसिफिकली इनकर कर रहे हैं किसी जॉब के लिए तो वो अपने लिए रेलेवेंट हो जाता है। सो इंपॉर्टेंट कॉस्ट जो अब मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट विच डू नॉट फॉल अंडर द अबव टू। तो संक कॉस्ट में अपन हिस्टोरिकल कॉस्ट और कमिटेड कॉस्ट को कवर कर लेते हैं, यानी कि संक कॉस्ट सबसेट है और उसके संक कॉस्ट जो है वो सेट है और उसके सबसेट बन जाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट और कमिटेड कॉस्ट। ओके, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट और कमिटेड कॉस्ट कंप्राइज हो जाता है संक कॉस्ट के अंदर ही, उसके दो बाइफिकेशंस दिए हुए हैं। अब संक कॉस्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक मटेरियल ऑलरेडी परचेज किया है 1 लाख रुपीज़ के लिए, ओके, जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुका है, इसको अपन सेल कर सकते हैं एज स्क्रैप फॉर 20,000 रुपीज़। तो ये जो वैल्यू ऑफ स्टॉक अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि 1 लाख है, क्या इसका कोई यूज़ है? क्या अपन इसको यूज़ करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए? तो ऑब्सोलीट हो चुका है, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, अपन तो इसको फेंकने वाले हैं ना। तो इसलिए इस 1 लाख का कोई यूज़ अपने लिए है नहीं डिसीजन मेकिंग में, ये 1 लाख जो है वो संक कॉस्ट हो चुका है। वहीं पर रेलेवेंट क्या हो जाएगा अपने लिए? ये जो 20,000 में अपन स्क्रैप में सेल कर सकते हैं तो वो 20,000 अपने डिसीजन मेकिंग के लिए हो जाता है रेलेवेंट। ये है संक कॉस्ट का सिंपल सा एग्जांपल। अब इसके अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, कमिटेड कॉस्ट क्या होता है वो भी बता देता हूँ। हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है जो अपन ने ऑलरेडी इनकर कर लिया और जिसका कोई इम्पैक्ट है नहीं अपने करंट या फिर फ्यूचर डिसीजंस के ऊपर। ओके, उसके बाद कमिटेड कॉस्ट क्या है? तो अपन यहाँ पर ऑलरेडी एक डिसीजन ले चुके हैं, कॉस्ट इन रिस्पेक्ट टू अ डिसीजन विच हैज़ ऑलरेडी बीन मेड। अपन ऑलरेडी एक डिसीजन ले चुके हैं कि ये कॉस्ट इनकर करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने 10 लोगों को हायर किया और उनको सैलरी पे सेट कर दिया, अब उनको मैं बाहर नहीं निकाल सकता, यानी कि उनको फायर नहीं कर सकता। ओके, तो अब उनको जो मुझे वेजेस पे करने पड़ेंगे, जो सैलरी पे करनी पड़ेगी, वो मेरी कमिटेड हो चुकी है। या फिर मैंने कोई दूसरे एग्जांपल में बोलूँ, कोई अग्रीमेंट में एंटर किया है और उस अग्रीमेंट में मुझे अब एक फिक्स पेमेंट करना है। फॉर एग्जांपल, एक रेंटल अग्रीमेंट में एंटर किया है और मुझे 3 साल के लिए एक फिक्स पेमेंट करते जाना पड़ेगा उनको मंथली बेसिस पे, तो वो मेरा कमिटमेंट हो चुका है और मेरा वो कमिटेड कॉस्ट हो चुका है। अब उसमें कितना पे करना पड़ रहा है उससे मुझे दूसरे डिसीजंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, सो ये हो जाता है आपका कमिटेड कॉस्ट। इसके आपके फ्यूचर डिसीजंस जो है उससे इस कॉस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि आप इस कॉस्ट को अब ऑल्टर नहीं कर सकते हो, इस डिसीजन को अब ऑल्टर नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, उसके बाद आते हैं इररिलेवेंट कॉस्ट विच डू नॉट फॉल अंडर द अबव टू, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड कमिटेड कॉस्ट। तो इररिलेवेंट कॉस्ट उसके अलावा क्या हो सकती है? ज़रूरी नहीं है कि हर इररिलेवेंट कॉस्ट हिस्टोरिकल या कमिटेड ही हो, उसके अलावा भी हो सकती है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, वो है कि अगर अपन डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और अभी अपन उसको यूज़ कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव तरीके से,
तो अपन लेबर इंटेंसिव तरीके से जितना मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उतना अपने को कॉस्ट लगने वाला है। वहीं पे अगर मैं बोलूँ कि अपन मशीनरी को यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ मशीनरी को, तो भी डायरेक्ट मटेरियल इतना ही यूज़ होगा, इतनी ही कॉस्ट लगेगी डायरेक्ट मटेरियल की। तो अगर अपने को डिसीजन लेना हुआ कि अपने को लेबर इंटेंसिव में जाना है या मशीन इंटेंसिव में जाना है, तो अपना डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट वहाँ पे डिसीजन को अफेक्ट करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट तो लेबर के साइड में भी उतना ही लगना है और मशीनरी के साइड में भी उतना ही लगना है, तो वो अपने डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो इसलिए वो हो जाता है इररेलेवेंट। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको ये सारी कॉस्ट को समझना होगा। और ये कॉस्ट के जो रीजंस दिए हुए हैं, जो डिसीजन मेकिंग अपना यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, वो आपको हेल्प करेगा आपको अंडरस्टैंड करने में या फिर डिसाइड करने में कि अपने लिए क्वेश्चन के अंदर जो कॉस्ट दी हुई है वो रेलेवेंट है या फिर रेलेवेंट नहीं है। ओके, और साथ ही में आपको पूछ सकते हैं कि इसका रीजंस भी साथ में मेंशन कीजिए कि आपने इसको रेलेवेंट क्यों कंसिडर किया और क्यों इरेलेवेंट कंसिडर किया है। तो ये सारे रीजंस आपको हेल्प करेंगे अपना आंसर को लिखने में। ओके, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन चलेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर।
सो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ लीजिए एक बार, उसको डिस्कस करेंगे और फिर अपन इसके सोल्यूशन के ऊपर चलेंगे। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर एमडी लिमिटेड के बारे में बताया है, जो जिसे एक ऑर्डर रिसीव हुआ है स्पेशल प्रोडक्ट एम का। अब इसके बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले मटेरियल ए रिक्वायर्ड है 5000 kgs के हिसाब से, जो कि अवेलेबल है स्टॉक में। ओके, सो अपना अवेलेबल कैटेगरी फिक्स हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि इसको 5 साल पहले परचेज किया था 35 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, बट ये इन्फॉर्मेशन अपने लिए क्या हो गया, इररेलेवेंट। ओके, संक कॉस्ट, अगर अपन ए को यूज़ नहीं करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एम, तो अपन इसको स्क्रैप में सेल कर सकते हैं 15 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। तो अपने लिए रेलेवेंट क्या हो गया, 15 पर kg वाला। उसके बाद मटेरियल बी रिक्वायर्ड है, उसके 8000 kgs रिक्वायर्ड रहेंगे। इसको अपन को स्पेसिफिकली परचेज करना पड़ेगा मार्केट से एट 25 पर kg। स्पेसिफिक परचेज है, अवेलेबल नहीं है, तो ये अपने लिए रेलेवेंट हो जाता है। अदर हार्डवेयर आइटम्स ऑफ ₹10,000 विल हैव टू बी परचेज्ड, तो ये भी अपना आउट ऑफ पॉकेट है, स्पेसिफिकली अपन इसको इनकर कर रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट 2 डिपार्टमेंट से जाता है। पहला है डिपार्टमेंट एक्स, जो कि लेबर ओरिएंटेड है। 5 मैन यहाँ पर 1 महीने के लिए अगर काम करते हैं तो उनको 7000 रुपीज़ दिया जाता है पर मंथ पर मैन। ओके, ये वर्कर्स को अपन को फ्रेशली हायर करना पड़ेगा। तो फ्रेशली हायर करना है यानी कि स्पेसिफिकली इनको हायर करना है इस जॉब के लिए, स्पेशल प्रोडक्ट के लिए, तो अपने को ये रेलेवेंट हो जाता है। उसके बाद डिपार्टमेंट वाई के बारे में बताया, जो कि मशीन ओरिएंटेड है। 3000 मशीन आवर्स में यहाँ पर लगते हैं और 5 रुपीज़ पर मशीन आवर के हिसाब से रेट होता है। सो जो डिपार्टमेंट वाई है वहाँ पर आप साइड में लिख लीजिए, एक पॉइंट मिस आउट हो गया है, यहाँ पर स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है। ओके, उसके बाद अपने को बोला है कि प्रोडक्ट एम को बनाने के लिए एक पैटर्न परचेज करना पड़ेगा 15,000 रुपीज़ में, बट वंस दी ऑर्डर इज कम्प्लीटेड तो अपन इसको सेल कर सकते हैं फॉर 2000 रुपीज़। ओके, तो चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। आप देख सकते हो मैंने सारे फैक्ट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद अपन सोल्यूशन पे चलते हैं। तो मटेरियल ए अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है और इसके लिए जो 35 रुपीज़ का बुक वैल्यू दिया है वो अपने लिए हो जाता है इररिलेवेंट, वो संक कॉस्ट है। अपन इसको स्क्रैप में बेच सकते हैं 15 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, तो वो अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। और 5000 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 15 रुपीज़ से, तो 75,000 अपना अमाउंट आता है। मटेरियल भी अपने को स्पेसिफिकली परचेज करना पड़ेगा, इसलिए वो रेलेवेंट है। 25 रुपीज़ इंटू 8000 यूनिट्स, ये आ जाता है 2 lakhs। अदर हार्डवेयर को भी अपने को स्पेसिफिकली परचेज करना है, ये भी अपना आउट ऑफ पॉकेट है, तो यहाँ पर भी 10,000 आ जाता है। डिपार्टमेंट एक्स में अपने को वर्कर्स को स्पेसिफिकली हायर करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्रेशली हायर करना पड़ेगा। ओके, तो उसकी वजह से अपन स्पेसिफिकली उस कॉस्ट को इनकर कर रहे हैं फॉर दिस स्पेशल जॉब फॉर मेकिंग प्रोडक्ट एम, इसलिए वो भी हो जाता है रेलेवेंट 35,000 से। डिपार्टमेंट वाई में स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, इसलिए वो इररिलेवेंट हो गया, तो यहाँ पर अपना आंसर हो गया नील। और पैटर्न जो है वो स्पेसिफिकली अपन परचेज कर रहे हैं इस प्रोडक्ट एम को बनाने के लिए, पर अपन उसको वापस से सेल कर सकते हैं 2000 में। तो नेट कॉस्ट ले लेते हैं और उसकी वजह से अपना टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आता है 3,33,000। यही है अपना मिनिमम प्राइस। ओके, तो आप इस आंसर को एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
तो आई थिंक आपने सोल्यूशन को नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार रीड कर लीजिए, फिर इसको अपन डिस्कस करेंगे और चलेंगे इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो आई थिंक आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एस जी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। इसको एक रिक्वेस्ट आया है फ्रॉम वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कस्टमर्स, जिसमें वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट सेल कीजिए हमें। प्रोडक्ट ये लोग बना सकते हैं फ्रॉम कन्वर्टिंग मटेरियल एक्स, जो कि एक नॉन मूविंग आइटम है। ओके, नॉन मूविंग आइटम ये अपने को याद रखना है। मटेरियल एक्स इज नॉन मूविंग आइटम। उसकी डिटेल्स अपने को दी हुई है। बुक वैल्यू ऑफ मटेरियल एक्स 60, यानी कि अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है मटेरियल एक्स। उसकी बुक वैल्यू 60 है, रियलाइजेबल वैल्यू 80 है और रिप्लेसमेंट वैल्यू 100 है। अब अपने को ये याद रखना है कि जब मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल होता है और वो यूज़ हो रहा होता है तो अपन लेते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू, बट अगर यूज़ नहीं हो रहा होता है तो अपन लेते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। और यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में नॉन मूविंग आइटम है। ओके, उसके बाद अपने को बोला है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एक्स इनटू 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, यहाँ पर अपने को लगेगा 1 लेबर आवर। 1 लेबर आवर के लिए अपने को रेट दिया 20 पर आवर। और उसके बाद अदर कॉस्ट में अपने को बोला है आउट ऑफ पॉकेट लगेगा 30 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। अलोकेटेड ओवरहेड्स आपके 10 पर यूनिट है। लेबर को अपन रीडिप्लॉय करेंगे अदर एक्टिविटीज से, और एस्टिमेट किया है कि जो टेम्पररी रीडिप्लॉयमेंट होगा उसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन का लॉस नहीं होगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर अपना कुछ है नहीं। एम्प्लॉयज़ जो अपन रीडिप्लॉय कर रहे हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है। ओके, परमानेंट एम्प्लॉयज़ है, यानी कि अपने को यहाँ पर जो कॉस्ट उनको पे करना पड़ेगा वो कमिटेड है, अपने लिए हो जाता है, इस डिसीजन के लिए इररेलेवेंट। ओके, एस्टिमेट करना है मिनिमम प्राइस। तो मटेरियल एम नॉन मूविंग है, इसलिए अपन लेते हैं रियलाइजेबल वैल्यू, वो है अपना 80 रुपीज़। उसके बाद लेबर कॉस्ट अपने लिए क्या हो गया, इररेलेवेंट, राइट। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अपने को 30 दिया है, वो अपन स्पेसिफिकली इनकर कर रहे हैं, इसलिए अपने लिए हो जाता है रेलेवेंट। और एलोकेटेड ओवरहेड्स एलोकेशन है। ओके, ओवरहेड्स ऑलरेडी इनकर हो चुके हैं, वो स्पेसिफिकली अपन इनकर नहीं कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए, यह सिर्फ एलोकेशन है, तो वो भी हो जाता है इररेलेवेंट। इसलिए अपना मिनिमम प्राइस आया 110। ओके, वही टोटल रेलेवेंट कॉस्ट है, 110 अपना आंसर आ जाता है यहाँ पर। इसको एक बार नोट कर लीजिए विथ रीजंस, और फिर अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
सो देखा आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ICAI जो मैं चाहता हूँ आप होमवर्क में करके लाएंगे एक बार। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं और खुद से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार आप इसको सॉल्व करके रहिएगा, कल अपन इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अदर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस पे आते हैं। अदर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कल जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपके लिए आज होमवर्क में है सिर्फ और सिर्फ सेल और फर्दर प्रोसेसिंग के 2 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ईजी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस 1 और 2। और उसके अलावा आपके लिए मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन का क्वेश्चन ICAI वाला वो होमवर्क में है, तो वो आप करके लाएंगे, कल अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय गाइस, सी यू टुमारो।